सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी एपोथेओसिस का एपिसोड नंबर 13। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लियो जिंग और उसके सभी दोस्तों ने यक्षास के साथ फाइट की और फाइनली लियो जिंग और शेनफिंग ने अपनी पावर्स को एक करके उन सभी यक्षास को फिनिश कर दिया। जिसके बाद इनकी मुलाकात बूफान से होती है, मगर बूफान काफी घमंडी था। उसने बिली होंग पर अटैक कर दिया और तभी वहाँ पर डार्क लॉर्ड आ जाता है। दरअसल यक्षा की बॉडी से निकलने वाली डार्क एनर्जी थी और ये जिसकी भी बॉडी में जाती है उसकी ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो बूफान भी उसकी चपेट में आ चुका था। अब आगे तो हम देखते कि डार्क लॉर्ड इन सभी पर चारों ओर से हमला कर रहा था। तो ये सभी लोग अपनी अपनी पावर्स का यूज करके उसे डिस्ट्रॉय कर रहे थे, लेकिन डार्क लॉर्ड खत्म होने का नाम नहीं लेता। इसलिए टियानियोपी तुरंत ही अपनी गोल्डन बेल को समन करता है। इस बैरियर के जरिए लोग डार्क लॉर्ड से बच सकते थे, लेकिन डार्क लॉर्ड उस गोल्डन बेल पर भी अटैक करना शुरू कर देता है। टियानियोपी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था, मगर इन्हें पता था कि डार्क लॉर्ड इस बेल को जल्द ही तोड़ देगा। और तभी ये लोग देखते कि डार्क लॉर्ड ने एक साइड से बेल को डैमेज कर दिया है। इधर डायना कह रही थी कि टियानियोपी ने यांग की प्रैक्टिस की है और यांग नाइटमेयर्स को खत्म कर सकता है। और तभी टियानियोपी सबको बताने लगता है कि मेरा ट्रू एसेंस खत्म होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि मैं डार्क लॉर्ड को ज्यादा देर तक रोक पाऊंगा, थोड़ी देर में ये बेल कोलैप्स हो जाएगी। इधर लियो जिंग सोचता है कि मेरे अंदर भी डीमन का ट्रू एसेंस है और इस डार्क लॉर्ड के अंदर भी वही डिमोनिक पावर है। शायद मैं इसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, बस मुझे इसे सही से रिफाइन करना आना चाहिए। और तब तक डार्क लॉर्ड का बहुत बड़ा हाथ उस गोल्डन बेल के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद उस गोल्डन बेल पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसका सीधा असर टियानियोपी पर हो रहा था। वो कमजोर होकर ब्लड की वोमिटिंग करने लगता है और अब तो उस बेल पर भी क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। बिली होंगे देखकर काफी डर जाता है। वो कह रहा था शायद हम सभी यहीं पर मरने वाले हैं। डायना दिल में ही सोच रही थी कि मैं इन सबको बचा सकती हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाए लियो जिंग कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस मुझे इसे सक्सीड करने में आप लोगों की मदद चाहिए। वो टियानियोपी से कह रहा था कि बड़े भाई 3 सेकंड के बाद आप गोल्डन बेल को हटा दीजिए और सीनियर शेनफिंग आप उसी वक्त परफॉर्म लाइटनिंग सोड का यूज करके डार्क लॉर्ड पर हमला कर दीजिए और बाकी का मैं संभाल लूंगा। जिस पर शेनफिंग भी अग्री हो जाती है। उन्होंने तुरंत ही अपनी लाइटनिंग सोड को बाहर निकाल लिया था। तभी हम देखते कि गोल्डन बेल के आसपास डार्क लॉर्ड की पूरी एनर्जी फैल चुकी है। तो टियानियोपी लियो जिंग से कह रहा था कि भाई अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जिसके बाद वो गोल्डन बेल को वेनिश कर देता है। उस बेल की हटते ही डार्क लॉर्ड इन लोगों पर अटैक करने आ जाता है, मगर तभी सीनियर शेनफिंग ने अपनी परफॉर्म लाइटनिंग को एक्टिवेट कर दिया था। इसे हेवनली थंडर भी कहा जाता है। अब वो सीधे आसमान से थंडर को समन करके उस डार्क लॉर्ड पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जिससे वो पूरी जगह शेक हो रही थी। और अब एक्शन लेने की बारी लियो जिंग की थी। अब वो तुरंत ही हवा में फ्लोट करते हुए हेवनली डीमन ट्रू एसेंस को एक्टिवेट कर देता है। उसके सामने अब एक बहुत बड़ा कोल्ड्रन आ चुका था, जिसमें वो रिफाइनिंग प्रोसेस करने वाला था। जिसके बाद लियो जिंग वहाँ मौजूद पूरी डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। ये देखकर तो उसके दोस्त काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ये एक डिमोनिक पावर है। अब धीरे धीरे करके वो सारी एनर्जी लियो जिंग की बॉडी में समा जाती है। इससे लियो जिंग को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि उसने अपने माइंड स्पेस में इसे रिफाइन करना शुरू कर दिया था और थोड़ी देर में वहाँ पर ट्रू एसेंस की शक्ल्स क्रिएट हो जाती है। यानी कि लियो जिंग ने उस डिमोनिक एनर्जी को सक्सेसफुली रिफाइन किया था। बिली होंग कह रहा था कि बाप रे, ये बंदा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसने एक शापित चीज को ट्रू एसेंस में बदल दिया। इधर लियो जिंग को फील होता है कि अब उसकी हेवनली डिमोनिक आर्ट 3rd लेवल पर पहुंच चुकी है, यानी उसने इसी के दरमियान ब्रेक थ्रू भी कर लिया था। और तभी इन लोगों को एक अजीब सी घुर्राने की आवाज आने लगती है। वही आवाज थी ओरिजिनल डार्क लॉर्ड की। डार्क लॉर्ड वहाँ के पत्थरों को तोड़ते हुए इनके सामने आ जाता है। वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन था और उसकी पूरी बॉडी से डिमोनिक एनर्जी फ्लो हो रही थी। जिसके बाद वो इन लोगों को क्रश करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तब तक लियो जिंग भी इधर से रवाना हो जाता है। वो अपने दोस्तों से कह रहा था कि इसे तो मैं संभाल लूंगा। अब वो उसके सामने फ्लाई करते हुए उसका ध्यान भटकाने लगता है। डीमन लॉर्ड उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर लियो जिंग यहाँ से वहाँ जंप करते हुए उसे चकमा देने लगता है, जिससे डीमन लॉर्ड बहुत ज्यादा भड़क गया था। तो फाइनली लियो जिंग एक जगह पर रुक जाता है। उसने वहाँ पर हेवन डिमोनिक आर्ट की 3rd मूव को एक्टिवेट कर दिया था। उसकी इस मूव को हेवन डिमन चेन कहा जाता था। अब लियो जिंग के ऐसा करते ही वहाँ पर बड़ी बड़ी चेन्स क्रिएट होना शुरू हो जाती है। वो सभी चेन्स डार्क लॉर्ड को धीरे धीरे करके जकड़ लेती है। फिलहाल तो डार्क लॉर्ड का एक हाथ जकड़ा
पकड़ा हुआ था, इसलिए अपने दूसरे हाथ से खुद को आजाद करने की कोशिश करता है। मगर तभी लियो जिंग जाकर उसके दूसरे हाथ को भी जकड़ लेता है। ये सब देखकर डार्क लॉर्ड तो गुस्से में पागल हो जाता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, जिसके बाद वो अपना मुंह खोल के उसमें से खतरनाक एनर्जी बाहर निकालना शुरू कर देता है। वो लियो जिंग को उसमें पिघलाने की कोशिश कर रहा था, मगर लियो जिंग इधर उधर भागने लगता है, जिसके बाद वो सीधा जाके डार्क लॉर्ड के सामने खड़ा हो जाता है। उसने डार्क लॉर्ड के मुंह पर एक पंच मार दिया था और फिर चट्टानों से कुछ चेन्स बाहर निकलने लगती है। वो चेन्स भी उसके गले को जकड़ रही थी। तब तक लियो जिंग ने अपनी दूसरी एक टेक्निक कोलाइडिंग स्टार्स को एक्टिवेट कर दिया। वो तुरंत ही दो सितारों को मिलाकर उनकी सारी पावर्स को डार्क लॉर्ड के मुंह में डाल देता है। वो पावर डार्क लॉर्ड की पूरी बॉडी में फैल जाती है और स्लोली स्लोली उसकी बॉडी पर क्रैक्स पड़ना शुरू हो गए थे। इससे डार्क लॉर्ड को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। और फिर क्या, थोड़ी देर में वो एक बॉम्ब जैसा फट जाता है। वो धमाका इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहाँ के पहाड़ों को भी हिला देता है। तो अब डार्क लॉर्ड को खत्म करने के बाद लियो जिंग नीचे आ जाता है, मगर उसे नीचे आते ही डिजीनेस फील होता है। तो डायना उससे पूछने लगती कि तुम ठीक तो हो ना, तुमने ढेर सारा इवल एसेंस एब्जॉर्ब किया है। तो लियो जिंग उससे कहता है कि मेरी फिक्र नहीं करो, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जिसके बाद ये लोग बूफान को दिखने लगते हैं। वो अभी भी बर्फ में कैद था। लियो जिंग कहता है कि अब हमने इसे आजाद कर देना चाहिए, इसके अंदर जो भी इवल एसेंस होगा मैं उसे एब्जॉर्ब कर लूंगा। जिसके बाद लियो जिंग तुरंत ही अपनी हेवनली डिमोनिक कार्ड को एक्टिवेट कर देता है। साथ ही डायना ने चुटकी बजाकर बूफान को बर्फ से आजाद कर दिया था। अब उसके आजाद होते ही लियो जिंग ने उसकी सारी इवल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो बूफान पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था। बिली हॉन्ग उसे आकर बताता है कि ओए लड़की, देख लियो जिंग ने तुम्हारी जान बचाई है, तो उसका शुक्रिया अदा करने से तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी। हालांकि बूफान थैंक यू बोलने के लिए दिल से रेडी नहीं था, मगर फिर भी वो लियो जिंग को थैंक्स बोलता है। वही अरीना में सभी एल्डर्स एक स्क्रीन के जरिए इन सभी का परफॉर्मेंस देख रहे थे। वो लोग लियो जिंग की तारीफ कर रहे थे। वो कहते कि इस बंदे में यूनिक टैलेंट है। जिस पर शी जिंगशान कहते कि हाँ मुझे पता है, वो मामूली लड़का बिल्कुल नहीं है। लियो जिंग ने क्लियर स्काई में होने वाले पिक कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और वो उसका चैंपियन बन गया था। इतना ही नहीं, उसने कई सारे बैटल्स में भी हिस्सा लिया। उसने तो वॉर गॉड को भी हराया है। मगर कुछ लोग शी जिंगशान की बातों से एग्री नहीं थे। एक एल्डर उनसे कह रहे थे कि तुम तो फालतू में इस बंदे की इतनी तारीफ कर रहे हो, मुझे नहीं लगता कि इतना खास होगा। और तभी एक एल्डर की नजर डायना पर जाती है। वो कह रहे थे कि क्लाउड हॉल की इस डिसाइपल का बर्ताव काफी अजीब है। और फिर तभी इन्हें कॉन्टेस्ट दिखना बंद हो जाता है। तो एल्डर कह रही थी कि शायद इसने रिले टोकन को ऑफ कर दिया है, पता नहीं उस डिसाइपल का क्या प्लान होगा। तो एल्डर फिर हेजिटेट होकर बताने लगते हैं कि ये डिसाइपल तो इनोसेंट है, मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ किया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हमें ट्रायल खत्म होने तक वेट करना होगा। और अब एल्डर फिर इन लोगों से साइड में हट चुके थे। वो दिल में ही कह रही थी कि हॉल मास्टर पता नहीं आपका क्या प्लान है, आपने एटलीस्ट मुझे थोड़ा तो कुछ बताना चाहिए था, लेकिन आप वैसे ही चली गई। इधर ये लोग क्लाउड हॉल के एपिस ऑफ डेथ में पहुंच चुके थे। डायना सबको बताने लगती कि यही से डेथ पाथ का एग्जिट मिलेगा। तो बिली हॉन्ग कहता है ये तो बहुत आसान है, हम तो वहाँ पर फ्लाई करके भी जा सकते हैं। जिस पर डाया बताने लगती कि हम एबिस की हवा में फ्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पर कई सारे फ्लोटिंग रॉक है और उन्हीं की मदद से हमें आगे बढ़ना है। साथ ही हमें अपनी सारी स्किल का यूज भी करना होगा, तभी जाकर हम एग्जिट तक पहुँच सकते हैं। तो टियानवी भी अपनी नॉलेज शेयर करने लगता है। वो कह रहा था यहाँ पर जितने भी रॉक है उस पे एट अ टाइम एक ही बंदा जा सकता है, तो हमें अपने स्टेप्स को प्लान करना होगा। एक गलत स्टेप और कहानी खत्म। इस खाई का कोई अंत नहीं, इसलिए इसे एबिस ऑफ डेथ कहा जाता है। यहाँ पर अगर गिर गई तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी। जिस पर शेन फिंग भी कह रही थी कि हाँ एबिस ऑफ डेथ उसके नाम जैसे ही खतरनाक है। तभी डायना बताने लगती कि यहाँ पर जितने भी लोग मरते हैं उनका पुनर्जन्म हो जाता है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लियो जिंग उस एबिस को गौर से देख रहा था। वो दिल में ही कह रहा था कि इस एबिस के नीचे जरूर कुछ न कुछ है जो किसी को पता नहीं। और तभी बूफान बिली हॉन्ग को पुश करके सीधा फ्लोटिंग रॉक पर पहुंच जाता है। वो कह रहा था कि तुम सभी के सभी डरपोक हो, मैं तो जा रहा एग्जिट की तरफ। इधर बिली हॉन्ग बूफान की वजह से एबिस में गिरते गिरते बच गया था। वो कहते तुम एक नंबर के चीटर हो और तुम में बिल्कुल भी तमीज नहीं, शायद अब मुझे ही तुम्हें मैनर्स सिखाने पड़ेंगे। इतना कहकर वो भी बूफान के पीछे जाने लगता है। उसके पीछे पीछे शेन फिंग और टियानी ओपी भी फ्लोटिंग रॉक पर कूद जाते हैं। अब सिर्फ डायना और लियो जिंग बाकी थे। डायना लियो जिंग से पूछती है कि अगर मैं एबिस में गिर गई तो क्या तुम मुझे बचाने के लिए नीचे आ जाओगी? तो लियो जिंग कहता है शायद, मगर तुम ने तो कहा था कि नीचे गिरने के बाद तुम दोबारा से रिबॉर्न हो सकते हो, फिर मेरे आने की क्या जरूरत है? जिस पर डायना कह रही थी कि तुम लफ्जों की कॉपी करने में माहिर हो और अब
वो भी फ्लोटिंग रॉक पर चढ़ना शुरू कर देती है। अब लियो जिंग भी उसके पीछे जा ही रहा था कि तभी वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और लियो जिंग पर अचानक से शार्प लावा रॉक से अटैक होने लगता है, मगर वो अपनी तेज स्पीड का यूज करके खुद को बचाने लगता है। इधर बेली होंग बूफान के पास पहुँच चुका था। वो उसे बाय बाय बोलकर आगे पहुँच जाता है। वो कह रहा था, बूफान देख लेना, आज मैं तुम्हें हरा के रहूंगा। इस बात से बूफान बहुत भड़क गया था तो तुरंत ही अपने स्पीयर को समन करके उस पर थ्रो कर देता है। बेली होंग जिस रॉक पर पाव रखने वाला था उस भाले ने उसे ही तोड़ दिया, मगर उसने रॉक के छोटे से टुकड़े से ही खुद की जान बचा ली और अब वो भी बूफान पर अटैक कर देता है, जिससे बूफान सीधा एबिस में गिरने लगता है, मगर उसने अपनी स्पीयर की मदद से खुद को बचा लिया था। बेली होंग कह रहा था कि आज मैं सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि तुम सभी को खत्म कर दूंगा और तभी वहाँ की जमीन शेक होने लगती है क्योंकि एबिस से सी ड्रैगन पपेट बाहर आ चुका था। बड़ी ही तेजी से एबिस के ऊपर आने लगता है। उस विशाल सी ड्रैगन को देखकर इन सभी की फट गई थी, इसलिए ये लोग वहाँ से तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। इन्हें भागता हुआ देखकर वो ड्रैगन चिल्लाने लगता है और उसके मुंह से निकलने वाली पावरफुल वेव्स की वजह से इनके फ्लोटिंग रॉक्स भी ब्रेक होने लगते हैं, जिस वजह से डायना और लियो जिंग नीचे गिर जाते हैं। तभी डायना अपने आइस पार का यूज करके बर्फ की सीढ़ियाँ बना देती है। अब ये लोग उसी से आगे बढ़ रहे थे, मगर बूफान तो इन्हें खत्म करना चाहता था, इसलिए वो इन लोगों पर अपनी स्पीयर से अटैक कर देता है। उस स्पीयर की वजह से आइस टेस्ट ब्रेक होकर ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। लियो जिंग को तो एक फ्लोटिंग रॉक मिल गया था, लेकिन वो देखता है कि डायना तो सीधे एबिस में जा रही है, तो वो भी उसे बचाने के लिए एबिस में कूद जाता है। लेकिन एबिस में तो सी ड्रैगन था जो अपना मुंह खोल के इन्हें निगलने की कोशिश करता है। बूफान तो उसके मुंह में जाते जाते बच गया था, लेकिन वो देखता है कि लियो जिंग तो सीधा उस ड्रैगन की तरफ जा रहा है। लियो जिंग देखता है कि डायना ड्रैगन के बहुत करीब है, तो उसे कह रहा था कि मेरा हाथ पकड़ लो, इसलिए वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लेकिन उसी वक्त लियो जिंग को कुछ विजन्स नजर आ रहे थे, जिसमें उसे पुरानी वाली डायना दिख जाती है। इधर डायना ने उसका हाथ झटक के सीधा ड्रैगन के मुंह में जा रही थी, तो अब उसे बचाने के लिए लियो जिंग को अपने लॉ ऑफ स्पेस को एक्टिवेट करना पड़ता है। वो स्पेस लॉस का यूज करते हुए डायना को पकड़ लेता है, मगर तब तक वो दोनों सीधे ड्रैगन के मुंह के अंदर चले गए थे। इधर लियो जिंग के दोस्त उसके लिए काफी परेशान हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि शायद लियो जिंग अब मारा जाएगा और अब थोड़ी देर में डायना अपनी आंखें खुलती है। दरअसल ये लोग सी ड्रैगन के अंदर थे। लियो जिंग उसे अपनी बाहों में थामे हुए था, तो डायना तुरंत ही उसे दूर ढकेल देती है। लियो जिंग उससे पूछ रहा था कि आखिर तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? तुम ही तो कहती हो कि तुम एक लड़का हो, तो भला तुम्हें मेरे पास आने से क्या दिक्कत? जिस पर वो कह रही थी कि तुम जिस नजर से मुझे देखते हो मुझे वो पसंद नहीं। और अब तो लियो जिंग भी उस पर भड़क गया था। वो कहता है, गुस्सा तुम्हें नहीं बल्कि मुझे होना चाहिए, तुमने मुझसे झूठ बोला। वो भी एकदम उसके पास जाकर कह रहा था कि जब मैंने तुम्हें सी ड्रैगन से बचाने की कोशिश की तब तुमने मेरा हाथ झटक दिया। मेरे ख्याल से यही ट्रायल को पास करने का शॉर्टकट है, या फिर यहाँ पर कोई खजाना हो सकता है। तो डायना उसे दूर पुश करते हुए बताती है कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं बल्कि यहाँ पर तो मौत है। तो लियो जिंग कहता है, हाँ अब बस हो गया, अपने झूठ तुम अपने पास रखो। मुझ में ऐसी पावर है कि मैं किसी की भी ट्रू एसेंस को अपना बना सकता हूँ, मगर तुम्हारा ट्रू एसेंस काफी अलग है। साथ ही तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो मगर कमजोर होने का नाटक करती हो। और हाँ, तुमने मुझे कहा था कि तुम लड़का हो, असलियत में तुम एक लड़की हो। तुम्हारा सीक्रेट फॉरेस्ट में मुझसे मिलना एक प्लान था और यहाँ पर भी तुम जानबूझ के मुझे अपने साथ लाई हो, क्योंकि तुम्हें किसी ऐसे बंदे की तलाश थी जिसे लॉ ऑफ स्पेस का यूज करना आता हो, एक ऐसा बंदा जो लॉ ऑफ स्पेस को कमांड दे सकता हो। शुरू से ही मैं तुम्हारा टारगेट था। जिसके बाद वो डायना के एकदम पास जाकर उसे प्यार से देखने लगता है, तो डायना तुरंत ही उसे दूर करते हुए कह रही थी कि अब तो सुधर जाओ। लियो जिंग भी अब उसके झूठ से परेशान हो गया था, लेकिन उस बेचारे के पास उसे फॉलो करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो कह रही थी कि असलियत में सीक्रेट रेल्म ब्लड डीमन पैलेस की रुइन है, यानी कि उसके खंडर है। ब्लड डीमन के एम्परर ने ही सी ड्रैगन को रिफाइन किया था और इसी वजह से वो सीक्रेट चेम्बर इस ड्रैगन के पेट में चली गई और इन्हीं खंडरों में एक चाबी छुपी है जिससे हम ब्लड डीमन पैलेस की इनहेरिटेंस को ओपन कर सकते हैं। तो लियो जिंग उससे पूछ रहा था कि मुझे ब्लड डीमन पैलेस के बारे में बताओ, तो डायना उसे पूरी कहानी बताने लगती है। वो कह रही थी कि हजारों सालों पहले ब्लड डीमन पैलेस का एम्परर वर्टुसो था। वर्टुसो ने कई सारे आर्ट्स को मास्टर कर लिया था और उन्हीं आर्ट्स की मदद से उसने ब्लड डीमन पैलेस की स्थापना की, मगर 10 सालों बाद ही ब्लड डीमन पैलेस तबाह हो गया। फिर ब्लड डीमन पैलेस को ग्रेड 6 भी कहा जाता था और तभी लियो जिंग को याद आता है कि ग्रेड 6 तो क्लाउड हॉल से भी ज्यादा पावरफुल सेक्ट था। वो सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई खास ट्रेजर मिलना चाहिए, इसमें तो मेरा बहुत फायदा हो जाएगा। तब तक ये लोग एक ढलान के पास पहुँच जाते हैं। डायना कह रही थी कि वो चाबी नीचे है, तो हमें अब नीचे जाना पड़ेगा। तो लियो जिंग उससे कह रहा था कि अब तुम्हें किसका इंतजार है, चलो कूद जाओ। जिसके बाद ये दोनों भी उस ढलान से फिसलते हुए नीचे जाने लगते हैं और इस तरह से ये लोग सी ड्रैगन के अंदर मौजूद सीक्रेट चेम्बर में पहुंच जाते हैं। उनके सामने कई
सारे फ्लोटिंग रॉक थे और एक रॉक के ऊपर कोल्ड्रन रखा हुआ था। डायना लियोजिंग को बताती है कि चाबी उस कोल्ड्रन के अंदर है, मगर वहाँ पर जाना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये पूरी जगह ट्रैप से भरी पड़ी है। जिस पर लियोजिंग कहता है कि अब मैं समझा, उसी कोल्ड्रन के पास जाने के लिए तुम्हें मेरे स्पेस लॉज की जरूरत थी। डायना कहती हाँ बिल्कुल मुझे तुम्हारी जरूरत थी, देखो वहाँ पर जो डिवाइस है वही बैरियर को कंट्रोल कर सकता है, तो अब तुम्हें अपने स्पेस लॉज का यूज करके सही रास्ते को ढूंढना होगा और फिर मुझे वहाँ लेके जाओ ताकि मैं तुरंत ही उस डिवाइस को शट डाउन कर दूं। तो लियोजिंग तुरंत ही अपनी लॉ ऑफ स्पेस के पावर्स को एक्टिवेट करके सही रास्ता ढूंढने लगता है, जिसके बाद वो डायना की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाता है। वो कह रहा था मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर लॉस्ट हो जाओ, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ साथ रहना होगा। तो डायना भी उसके हाथ में अपना हाथ दे देती है। अब लियोजिंग कई सारे पोर्टल्स ओपन करके आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पेस लॉज की मदद से ये दोनों बहुत ही जल्दी कोल्ड्रन के पास पहुँच जाते हैं और तभी इन लोगों को कोल्ड्रन से हंसने की आवाज आने लगती है। वो आवाज कह रही थी कि सदियां बीत गई और फाइनली एक बेवकूफ लड़का यहाँ पर मरने चला आया। बल्कि आवाज थी सी ड्रैगन के स्पिरिचुअल एसेंस की। अब वो ड्रैगन उनके पास आ जाता है और तभी लियोजिंग का अज़ूर ड्रैगन उसे बताने लगता है कि जब एम्परर ने इसी ड्रैगन के पपेट को बनाया था तब उसने उसके ट्रू एसेंस को यहीं पर सील कर दिया। ये ट्रू एसेंस लगभग 10,000 साल पुराना है, यानी कि इससे हमें काफी ज्यादा पावर मिल सकती है। लियोजिंग उससे कह रहा था कि हाँ मैं समझ गया, तुम इस ड्रैगन को खाना चाहते हो, मगर तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, नहीं तो डायना को सब कुछ पता चल जाएगा। जिस पर अज़ूर ड्रैगन कह रहा था कि तुम बस मेरे लिए एक ओपनिंग क्रिएट करो और बाकी इस ड्रैगन को खाने का काम मैं कर लूंगा। इधर डायना ने इसी ड्रैगन से बचने के लिए उनके आसपास एक शील्ड बना दी थी। अब वो लियोजिंग का हाथ थाम कर कह रही थी इसी ड्रैगन पर स्पेस लॉस का ज्यादा असर नहीं होता, तो हम इस ड्रैगन को इतनी आसानी से नहीं मार सकते। पहले तुम उस डिवाइस को बंद करो और मुझे आगे का रास्ता दिखाओ, क्योंकि वो कोल्ड्रन हमसे बहुत दूर जा चुका है और तुम्हें इस ड्रैगन से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें सेफ रखूंगी। जिसके बाद ये लोग शील्ड हटा देते हैं। इधर सी ड्रैगन उन पर हमला करने आ ही रहा था कि तभी डायना एक चुटकी बजाकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन शील्ड बना देती है, जिससे उसी ड्रैगन इन पर हमला नहीं कर पाता, मगर वो बहुत भड़क गया था। वो कहते देख लेना मैं तुम दोनों को खा लूंगा। इधर लियोजिंग मल्टीपल पोर्टल्स ओपन करके फाइनली ये लोग डिवाइस के पास आ जाते हैं। डायना वहाँ आते ही उस डिवाइस को बंद करने की कोशिश करने लगती है और सी ड्रैगन उन्हें रोकने के लिए उनकी तरफ ही आ रहा था, मगर तब तक डायना ने अपने आसपास एक शील्ड बना ली थी। लियोजिंग डायना का ट्रू एसेंस देखकर काफी हैरान था, तो अज़ूर ड्रैगन उसे बताने लगता है कि ये लड़की 9 साइकिल रिजरेक्शन की स्किल को तराश रही है। अगर ये इसमें कामयाब हो गई तो ये बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। इसकी एक ही मूव 9 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगी। मैं उसकी ट्रू एसेंस से इसके भविष्य का अंदाजा लगा सकता हूँ और साथ ही मुझे पूरा यकीन है कि इसे अपनी पावर्स को सप्रेस करने के लिए किसी ने फोर्स किया है, इसलिए सबको लगता है कि ये परफेक्ट इनेट स्टेज की कल्टीवेटर है, मगर हकीकत तो कुछ और ही है। फिलहाल तो एक्सट्रीम इल्यूमिनेशन स्टेज पर आराम से पहुंच सकती है या फिर ये डिवाइन पिल स्टेज पर भी जा सकती है। ये सब सुन के तो लियोजिंग काफी शॉक हो गया था। वो कह रहा था कि अगर हमें यहाँ का इनहेरिटेंस मिल गया तो इससे मेरी कल्टीवेशन काफी आगे तक जा सकती है, मगर ये लड़की मुझे इतनी आसानी से वो खजाना नहीं देगी और ना ही मैं इसके साथ फाइट कर सकता हूँ, क्योंकि ये मुझसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो फाइनली लियोजिंग उससे कहता है कि यहाँ पर जो भी खजाना मिलेगा उसमें का आधा हिस्सा मेरा है। जिस पर डायना कहती कि ज्यादा उड़ो मत, मैं तो बस तुम्हें एक संदूक दूंगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस पर लियोजिंग कहता है कि एक काम करो, वो संदूक भी तुम ही रख लो और हाँ वापिस जाते वक्त अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेना। जिसके बाद लियोजिंग वहाँ से जाने लगता है। अब डायना के पास उसकी शर्त मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो लियोजिंग को आधा ट्रेजर देने के लिए राजी हो जाती है और तब तक वहाँ की शील्ड ब्रेक करके सी ड्रैगन उसे निगलने के लिए आ चुका था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।